कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। एक तो आप ये बात याद रखें कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। सही है। जिस तरह हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शन है परमिटिविटी की, सो मैग्नेटिक फील्ड परमिबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। सही है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी रिगार्डिंग सोलेनाइड्स। तो अगर हम सोलेनाइड को आइडेंटिकल सोलेनाइड को ऐड करते हैं, आपके पास अगर इस तरह के एमसीक्यूज आ जाए, सो सोलेनाइड में हम क्या करते हैं, लेट्स से दिस इज सोलेनाइड। सही है। और हमने इसके साथ एक दूसरा आइडेंटिकल सोलेनाइड ऐड किया, तो फिर इसके मैग्नेटिक फील्ड में क्या फर्क पड़ेगा। सो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को देख ले, सो वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। सो अगर हम इस सोलेनॉइड को देख ले, सो एडिशन की वजह से इसकी लेंथ भी इंक्रीज हो गई। सही है। और नंबर ऑफ टर्न्स भी इंक्रीज हो गए। सो दोनों इंक्रीज हो गए, सो दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल करिए एंड देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन मैग्नेटिक फील्ड। सो एडिशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब अगर हम सोलेनॉइड को फॉर एग्जांपल इस सोलेनॉइड को हम कट करते हैं, इस वाले सोलेनॉइड को हम कट करते हैं, सही है, दो पीसेस में करते हैं, तो फिर इस सोलेनॉइड में क्या फर्क पड़ेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड पे, सो अगर आप देख लें, अगर कट करने से इसकी लेंथ कम हो गई, सो नंबर ऑफ टर्न्स भी कम हो गई, सो नंबर ऑफ टर्न्स भी कम हो जाती है और लेंथ भी कम हो जाती है। सो इस केस में भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई असर नहीं पड़ेगा। सो अगर हम एडिशन करें, आइडेंटिकल सोलेनॉइड को ऐड करें या सोलेनॉइड को कट करें, सो इन दोनों कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड में कोई असर नहीं पड़ेगा। अब अगर हम इस तरह करें कि मैग्नेटिक सोलेनॉइड को स्ट्रेच करें, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से था, हमने इसको स्ट्रेच किया, तो अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या फर्क पड़ेगा। सो देखो, पहले इसकी लेंथ इतनी थी, अब इसकी लेंथ इतनी हो गई। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब लेंथ इंक्रीज हो गई, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स पहले कितनी थी, 4 थी, और अब कितनी है, अब भी 4 है। सो नंबर ऑफ टर्न्स तो वही है, लेकिन लेंथ इंक्रीज हो गई और मैग्नेटिक फील्ड की लेंथ के साथ इनवर्सली रिलेशन है। सो ऑब्वियसली लेंथ इंक्रीज हो गई, मैग्नेटिक फील्ड विल बी डिक्रीज। सो स्ट्रेचिंग में मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। अब अगर हमने इसको कंप्रेस किया, अगर इस वाले सोलेनॉइड को हमने कंप्रेस किया, तो अब क्या होगा। तो नाउ देखो, अब इसकी लेंथ को आप देख लें और इसके साथ कंपेयर कर लें, लेंथ डिक्रीज हो गई। सही है। सो अगर लेंथ इसमें डिक्रीज हो गई, लेंथ डिक्रीज हो गई और नंबर ऑफ टर्न्स वही है, सो इस स्ट्रेचिंग में क्या होता है, कंप्रेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स रिमेंस द सेम बट द लेंथ डिक्रीजेस और इन रिजल्ट द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। सो द 4 पॉइंट्स के एडिशन में, कटिंग में और स्ट्रेचिंग में और कंप्रेशन में सोलेनॉइड पे क्या फर्क पड़ेगा, सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड पे। सो एडिशन में कोई मैग्नेटिक फील्ड वही रहेगी, सेम रहेगी, कटिंग में भी वही सेम रहेगी, स्ट्रेचिंग में चूंकि लेंथ इंक्रीज हो जाती है, सो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज एंड कंप्रेशन में लेंथ इंक्रीज हो जाती है, सो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज। सो दीज आर 4 पॉइंट्स रिगार्डिंग सोलेनॉइड। सो ये बातें याद रखिए। नेक्स्ट चार्ज टू मास रेशो के बारे में कुछ एमसीक्यूज आते हैं और बस औकात इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और गामा हो गई और अल्फा। सो इन चारों में चार्ज टू मास रेशो किसकी ज़्यादा है। अब चार्ज टू मास रेशो को अगर हम देख लें, सो चार्ज टू मास रेशो इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू मास। अब इन चारों में मास किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की मास सबसे कम है, सो ये याद रखें कि चार्ज टू मास रेशो इलेक्ट्रॉन की सबसे कम होगी। अगर हम इन चारों के लिए कैलकुलेट करें, सो लेट से Q/m फॉर सबसे पहले अल्फा पार्टिकल के लिए करते हैं। सही है। सो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना है, +2 है ना। सो ये +2 आ गई और मास इसकी अल्फा पार्टिकल इज हीलियम। सो 2 इसके साथ 2 इस पर चार्ज है और 4 इसकी मास है, सो 2/4 विल बी 0.5। अब अगर हम कर ले गामा के लिए, सो गामा की ना तो इस पे चार्ज है और ना इस पे मास है, सो गामा की 0 आ जाएगी। सो गामा की 0, इसकी 0.5। और अगर प्रोटॉन के लिए कर ले, सो प्रोटॉन के लिए क्या आएगी, प्रोटॉन की चार्ज कितना है, +1 है और इसकी मास कितनी है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू +1। सो इसकी तकरीबन 1 के बराबर चार्ज बाय मास रेशो आती है। और अगर इलेक्ट्रॉन की देखें, सो इलेक्ट्रॉन की चार्ज है -1, या सिर्फ चार्ज के मैग्नीट्यूड हम लेते हैं, सो 1, और मास हमारे पास कितनी है, मास है <1। सही है। सो मास इज <1 और अगर नोमिनेटर में वैल्यू <1 हो, सो वो उसकी आंसर >1 आएगी। सो अल्फा पार्टिकल है चार्ज टू मास रेशो 0.5, गामा की 0 है, प्रोटॉन की तकरीबन 1 है और इलेक्ट्रॉन की 1 से ज़्यादा है। सो अगर आप इन चारों को देख ले, सो चार्ज टू मास रेशो इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा है। अगर हम इसको इस तरह लिख लें कि चार्ज टू मास रेशो इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा है, फिर प्रोटॉन आती है, सही है, फिर अल्फा पार्टिकल है और फिर गामा है, गामा की 0 है। सो सबसे कम वाली चार्ज टू मास रेशो गामा की है, फिर अल्फा पार्टिकल है, फिर प्रोटॉन है और फिर इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के चार्ज टू मास रेशो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। सही है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ये इन चारों पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो जाए, तो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो कौन करेगी। सो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन शो करेगी। सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो सबसे ज़्यादा है और चार्ज टू मास रेशो
इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू रेडियस। सो ये सबसे ज़्यादा बेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा बेंड करेगा, सही है। सो वो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन करेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी रिगार्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।